नमस्कार जोहार, मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर पीएम मुद्रा लोन को लेकर है। केंद्र सरकार की ओर से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम मुद्रा लोन का लाभ झारखंड राज्य के 10 लाख से अधिक लोगों ने उठाया है। झारखंड में यह लोन लेने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा राजधानी रांची में है, जबकि इस लोन को लेकर स्वरोजगार करने में महिलाओं की भागीदारी नहीं के बराबर है। एसएलबीसी की आंकड़े की देखें तो महिलाओं की भागीदारी 20% से भी कम है, जबकि पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं। इनमें पैसे भी निर्धारित हैं। पहला श्रेणी शिशु श्रेणी होता है, इस कैटेगरी में 50,000 तक का लोन मिलता है। दूसरा श्रेणी किशोर श्रेणी होता है, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। तीसरा श्रेणी तरुण श्रेणी होता है, इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का लोन मिलता है। झारखंड में अब तक 5,147 करोड़ रुपए का लोन मुद्रा लोन के तहत दिया जा चुका है। एसएलबीसी के आंकड़े के अनुसार झारखंड में शिशु श्रेणी लोन सबसे ज्यादा दिया गया है। झारखंड में शिशु लोन देने वालों की संख्या 7,93,613 है, जो बाकी श्रेणी से अधिक है। दूसरे नंबर में किशोर लोन लेने वालों की संख्या है, जो 2,41,753 है। वहीं तरुण श्रेणी का ऋण लेने वालों की संख्या मात्र 10,295 है। राज्य में अब तक 10,45,661 लोगों को मुद्रा लोन दिया जा चुका है। मुद्रा लोन लेने में राज्य के अन्य जिलों की बात करें तो उनकी रुचि नहीं के बराबर है, जबकि रांची के 6 लाख से अधिक कारोबारी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। रांची के अलावा किसी भी जिले में लोन लेने वालों का आंकड़ा लाख पार भी नहीं कर पाया है, और यहाँ रांची में झारखंड में 5,23,000 लोगों ने सिर्फ शिशु लोन ले रखा है। झारखंड में 8 सालों में मुद्रा लोन लेने वालों की संख्या 10,72,492 है। इनमें उनको भी शामिल किया गया है जो आवेदक हैं जिनका लोन पास हो चुका है पर पैसा अभी तक नहीं मिला है। रांची में ऐसे आवेदक को जोड़कर कुल 3,134 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है, और दिए गए लोन में से 47,818 खाते एनपीए हो चुके हैं। इन खातों में करीब 238 करोड़ रुपए का लोन है, और इस लोन की बात करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी की तो उनकी संख्या 20% से भी कम है। एसएलबीए की रिपोर्ट के अनुसार इसमें साल दर साल इजाफा होता रहा है। अगली खबर धनबाद के जल संकट को लेकर है। धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में डीप बोरिंग पर पिछले 3 सालों से रोक है, और अब केंद्र ने भी जल संरक्षण को लेकर इस पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से कई जगहों पर रातों रात चोरी छिपे डीप बोरिंग किया जा रहा है। यह अधिकतर रात में ही अंजाम दिया जाता है। नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत डीप बोरिंग करते पकड़े जाने पर तत्काल 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। बोरिंग करने वाले पर भी 5 से 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसके बावजूद ना तो बोरिंग करने वाले डर रहे हैं, ना ही बोरिंग गाड़ी ऐसा करने से बाज आ रही है। निगम के कुछ कर्मियों और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से निगम के लगभग हर इलाके में डीप बोरिंग की जा रही है। इसी वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक 1 दर्जन से अधिक जगह पर डीप बोरिंग गाड़ी दिखी गई है, और निगम की कार्रवाई सिर्फ एक बार जनवरी माह में हुई है। इसके बाद कोई गाड़ी नहीं पकड़ी गई। सिर्फ एक कार्रवाई के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। निगम क्षेत्र में डीप बोरिंग पर रोक से पहले 8 गाड़ियों को निबंधित किया गया था। इन गाड़ियों को निगम क्षेत्र में बोरिंग करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन अब रोक के बाद से ये गाड़ियां भी डीप बोरिंग नहीं कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में निबंधित गाड़ियों के अलावा 20 से अधिक गाड़ियां अवैध तरीके से डीप बोरिंग कर रही थी। अधिकतर काम आधी रात के बाद होता है, और नियमों को जानते हुए भी अवैध डीप बोरिंग की जा रही है। यह सब नगर निगम के नाक के नीचे हो रहा है। ना तो पदाधिकारी इस पर संज्ञान ले रहे हैं, ना ही कर्मचारी जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों तक बात पहुंचा रहे हैं। 2 दिन पहले नीलांचल कॉलोनी के पास एनएच पर देर रात डीप बोरिंग करती गाड़ी मिली, और तमिलनाडु नंबर की यह गाड़ी बोरिंग कर रही थी। यह सिर्फ बानगी भर नहीं है, रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध डीप बोरिंग हो रही है। नगर निगम क्षेत्र में रोक के बाद से भी अब तक सराय ढल्ला, धैया, कुसुम विहार, बाबूडीह, बारामुड़ी, मटकुरिया, सोहियाडीह, कुसुम विहार आदि इलाकों में 90 से अधिक अवैध बोरिंग की जा चुकी है। निगम की ओर से इन पर कार्रवाई आज तक नहीं हो सकी है। बोरिंग पर कई कारणों से रोक लगाई गई है। इसमें भूमिगत जल को बचाना, वाटर कनेक्शन की संख्या बढ़ाना, ड्राई जोन से बाहर निकलना इत्यादि शामिल है। निगम की माने तो लोग अपने घरों में कनेक्शन लेने की अपील के बावजूद वे बोरिंग पर अधिक जोर दे रहे हैं।
सरकार ने भी जलापूर्ति को लेकर जारी नियमावली में भी घरेलू कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया है। सरकार के निर्देश के आलोक में बोरिंग से शहरी क्षेत्र में जलस्तर भी काफी तेजी से नीचे जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम के कार्यपालन पदाधिकारी मोहम्मद अनीस ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम में बोरिंग कराने और बोरिंग करने वाले दोनों के लिए जुर्माने का प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भरना पड़ेगा। बोरिंग कराने पर बोरिंग कराने वालों को 5,000 से 25,000 तक का, बोरिंग वाहन मालिक को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यानी कि कराने वाले को 5 से 25,000 और करने वाले को 1 लाख, यानी कि गाड़ी वाले को 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। निगम क्षेत्र में अवैध बोरिंग का पता लगाने के लिए बृहद स्तर पर जांच भी की जा रही है और जल्द ही टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं, धनबाद में पिछले वर्ष तक शहरी क्षेत्र में 12 से 13 मीटर तक पानी मिल जाता था और अब 15 से 18 मीटर तक पानी मिल रहा है। वहीं कोरियारी क्षेत्रों में 14 से 15 मीटर में पानी मिलता था और अब 17 से 18 मीटर पर पानी मिल रहा है। धनबाद के ड्राई जोन में बैंक मोड़, धोवाटांड़, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, चांदमारी, धनसार, बस्ताकोला, गजुआटांड़, बरमसिया, झरिया, बगमारा का कोलियारी क्षेत्र एवं निरसा का कोलियारी क्षेत्र है जहां पानी की समस्या है। अगली खबर इस साल कोयला उत्पादन के टारगेट को लेकर है। कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीसीसीएल व ईसीएल प्रबंधन के साथ सोमवार को समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि कोयला कंपनियां पहले दिन से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करें ताकि आगे चलकर उसे कोई प्रकार की परेशानी न हो। अमृतलाल मीणा ने सतत विकास पर समान ध्यान देने के साथ साथ चालू वित्त वर्ष के कोयला उत्पादन लक्ष्य के लिए 100% से अधिक उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल व ईसीएल को कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान समय रहते करें, साथ ही राज्य सरकार के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने की भी बात कही गई है। ईसीएल के संथाल क्षेत्र में जमीन समस्याओं को लेकर विशेष कम करने के लिए कहा गया है ताकि प्रोजेक्ट चालू करने से में किसी तरह की परेशानी ना हो और बीसीसीएल को 41 मिलियन टन का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में दिया गया है। बीसीसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक सीएमडी समीरन दत्ता की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में नए प्रोजेक्ट सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में बोर्ड के सदस्य मौजूद हैं। बैठक को लेकर डीटी संजय कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में उत्पादन, उत्पादकता, डिस्पैच सहित अन्य संसाधन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। बीसीसीएल ने पहले दिन ही उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति को लेकर सभी एरिया का दिशा निर्देश को बताया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। अगली खबर जमशेदपुर हिंसा की है जो अब एक सवाल बन गया है कि हिंसा के पीछे कौन है। जब सब कुछ सामान्य था तो फिर शाम में मंदिर पर नकाबपोश उपद्रवी कहां से आए। दरअसल कदमा के शास्त्री नगर 3 और 2 ब्लॉक 3 और 2 में रविवार को 3 घंटे तक जो बवाल होता रहा, इस मामले में 61 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अभी तक यह प्रश्न बना हुआ है कि आखिर इस बवाल के पीछे कौन है, किसके इशारे पर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एक आम शहरी यही जानना चाहता है कि शनिवार के विवाद के बाद जब रविवार सुबह दोनों पक्ष के बीच बैठक पुलिस की उपस्थिति में हुई थी तो सब कुछ सामान्य था। अचानक शाम 6 बजे ऐसा क्या हो गया कि हरवे हथियार से लैस होकर एक समुदाय के लोग पीपलधारी जटाधारी मंदिर पर पहुंच गए। इन सभी उपद्रवियों का चेहरा ढका हुआ था। उपद्रवी सब मंदिर पहुंचते ही कुर्सियां तोड़ना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही मंदिर कमेटी के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए थे। थोड़ी देर बाद फायरिंग हुई और दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगा। स्थिति को नियंत्रण में करने में पुलिस पहुंची और उन पर हमला किया गया। पुलिस भीड़ से जूझती रही लेकिन पत्थरबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब सवाल उठता है कि ईंट पत्थर कहां से आए। अचानक तो पत्थर कहीं से आ नहीं सकते, सड़क किनारे तो इतना पत्थर मिल भी नहीं सकता। हरवे हथियार कहां से आए, पुलिस को निशाना क्यों बना गया और उपद्रव करने वाले मानगो, धतकीडी, बीएच एरिया और दूसरे क्षेत्र से कैसे घटनास्थल तक पहुंच गए, बिजली गुल कैसे हो गई। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रव को अंजाम दिया गया है वह बिल्कुल पहले से प्लान किया गया था। हालांकि सोमवार को आरोपी गिरफ्तार हो गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजनीतिक दलों से लेकर ऑटो चलाने और गैरेज में काम करने वालों को भी इस नाम में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद से शास्त्री नगर का माहौल शांत हो गया है, लेकिन साजिश रचने वालों का नाम सामने नहीं आया है और इसका पता नहीं चल पाया है। तो साजिशकर्ता पर्दे के पीछे रहकर लोगों को भड़काता रहेगा और लोगों को परेशान होते रहेंगे। इसलिए इन सभी सवालों का जवाब
आने वाले दिनों में प्रशासन को ढूंढना होगा ताकि इस तरह की समस्या दोबारा नहीं हो और इन्हें उपद्रवियों को शांत किया जा सके या इन्हें खत्म किया जा सके। अगली खबर कुर्मी समाज के आंदोलन को लेकर है। कुर्मी समाज ने एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर खेमासूली में रेल सड़क जाम आंदोलन को स्थगित कर दिया है। इस घोषणा से ट्रेन, बस यात्रियों और ट्रक चालकों को बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल के खेमासूली में 4 अप्रैल से जारी नेशनल हाईवे 49 का जाम 6वें दिन सोमवार की सुबह 11 बजे हटा लिया गया, जबकि रेलवे ट्रैक तो रविवार रात 8 बजे ही खाली कर दिया गया था। इसके बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू भी हो गया था। सोमवार की शाम तक सभी ट्रेनों का आवागमन समान हो गया था। पश्चिम बंगाल कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेश महतो ने बताया कि 11 अप्रैल को कलकत्ता में राज्य सरकार के साथ बैठक होगी और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पत्र मिला है और बैठक में समाज की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो फिर से NH 49 यानी कि नेशनल हाईवे 49 को फिर से जाम किया जाएगा। NH जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतार बहारगोड़ा के बरसाती तक पहुंच गई थी। आंदोलन के 7वें दिन जाम खुलने से वाहनों का परिचालन शुरू हो गया, जिसमें ट्रक ड्राइवरों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब कभी बंगाल के रास्ते से नहीं जाएंगे। 4 अप्रैल से आज तक वह बेहद बुरे दिन से गुजरे हैं। वे हजारों किलोमीटर दूर से आवश्यक सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और लंबा जाम के कारण भूखे मरने की नौबत आ गई थी। पानी, भोजन और बीमार चालक की दवाई की बड़ी संकट खड़ी हो गई थी और होटल वाले मनमानी पर उतर आए थे। खाना और चाय का मनमाना दाम वसूल रहे थे। वहीं भटिंडा के एक चालक ने बताया कि 30 साल से वो ट्रक चला रहे हैं पर जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। ड्राइवर का कहना है कि आखिर उन सब का क्या दोष है, रोड जाम करके उन्हें क्यों परेशान किया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और झारखंड की यूं ही खबरों से, हर खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।